नमस्ते। जरा सोचिए, हमारी दुनिया के किनारों पर जहां जमीन और समंदर मिलते हैं, वहां एक बहुत ही जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये लड़ाई लाखों सालों से चल रही है। और इसी ने हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारे बनाए हैं। कभी किसी बीच पर खड़े होकर ये ख्याल आया है कि ये घुमावदार किनारा, ये बड़ी बड़ी चट्टानें आखिर बनी कैसे? इसका जवाब देखिए, कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। ऐसा सोचिए कि समंदर एक बहुत बड़ा मूर्तिकार है, एक आर्टिस्ट, और उसकी लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं, ये सब उसके औजार हैं, जैसे छेनी और हथौड़ा। और इन्हीं से वो लगातार जमीन को तराशता है, तोड़ता है और फिर एक नया आकार देता है। अब समंदर की ये जो बनाने बिगाड़ने की ताकत है ना, वो असल में दो तरीकों से काम करती है। एक जिसमें वो जमीन से कुछ छीन लेता है, और दूसरा जिसमें वो कुछ वापस लौटाता है। अगर हम इन दोनों प्रक्रियाओं को समझ गए तो समझ लीजिए कि समुद्र तटों का सारा राज खुल जाएगा। तो दो मेन चीजें हैं। पहला है अपरदन, मतलब इरोजन। ये वो प्रोसेस है जिसमें लहरों की जबरदस्त ताकत चट्टानों को तोड़कर बिखेर देती है। और दूसरा है निक्षेपण, यानी डेपोजिशन। इसमें वही लहरें उस टूटे हुए मलबे को, मतलब रेत और कंकड़ को, कहीं और जाकर जमा कर देती है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ तबाही है तो दूसरी तरफ कुछ नया बनाने का काम। तो पहले बात करते हैं इस विनाशक शक्ति की, यानी अपरदन की। जरा सोचिए, जब बड़ी बड़ी लहरें पूरी ताकत से चट्टानों से टकराती हैं तो वो सिर्फ पानी के छींटे नहीं उड़ाती, वो सच में जमीन के टुकड़े को तोड़कर अलग कर देती हैं। और इस लगातार हमले का नतीजा क्या होता है? इससे बनती हैं कई तरह की आकृतियां, जैसे ऊंची ऊंची चट्टानें जिन्हें क्लिफ्स कहते हैं, समुद्री गुफाएं और मेहराब। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब अक्सर एक खास सीक्वेंस में बनती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक चीज से ही दूसरी चीज निकलकर बन रही हो। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है एक हेडलैंड से, मतलब समंदर में आगे की तरफ निकली हुई एक मजबूत चट्टान। लहरें क्या करती हैं? वो इसकी कमजोर जगहों और दरारों पर लगातार हमला करती हैं, जिससे बन जाती हैं समुद्री गुफाएं। फिर वक्त के साथ ये गुफाएं आर पार हो जाती हैं और एक खूबसूरत सा नेचुरल आर्च यानी मेहराब बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई चलती रहती है। आखिरकार मेहराब की छत कमजोर होकर गिर जाती है और पीछे क्या बचता है? एक अकेला खंभे जैसा चट्टान, जिसे स्टैक कहते हैं। और फिर वो स्टैक भी घिसते घिसते एक छोटा सा स्टंप बन जाता है ना ये कुदरत की धीमी लेकिन जबरदस्त कारीगरी का एक शानदार नमूना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारा मलबा है, रेत, कंकड़, पत्थर, जो चट्टानों के टूटने से बना, ये आखिर जाता कहाँ है? और यहीं पर समंदर की दूसरी ताकत, यानी बनाने वाली शक्ति, जिसे हम निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं, वो काम आती है। ये सब होता है एक प्रोसेस की वजह से, जिसका नाम है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे समंदर का कन्वेयर बेल्ट मान लीजिए। रेत के लिए होता यह है कि लहरें किनारे पर सीधी नहीं बल्कि एक एंगल पर आती हैं। वो अपने साथ रेत को थोड़ा आगे ले जाती हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। नतीजा, रेत किनारे किनारे सफर करती रहती है। और फिर जहां भी लहरों की एनर्जी कम होती है, वो इस रेत को वहीं जमा कर देती हैं। और इसी जमाव से बनते हैं खूबसूरत बीचेस, स्पिट्स और बार्स। कभी कभी तो रेत की यह दीवार किसी खाड़ी का मुंह पूरी तरह बंद कर देती है और उसके पीछे बन जाता है एक शांत लगून। या फिर ये एक द्वीप को मेन जमीन से जोड़ देती है, जिसे टोम्बलो कहा जाता है। जरा सोचिए, ये सब कुछ उसी टूटी हुई चट्टान से बन रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ चट्टान और रेत की नहीं है। कभी कभी जीवन खुद ही सबसे बड़ा बिल्डर, सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरल रीफ्स की, यानी प्रवाल भित्तियों की। ये छोटे छोटे समुद्री जीवों के बनाए हुए विशाल स्ट्रक्चर्स हैं। मोटे तौर पर ये तीन तरह की होती हैं। एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, जो किनारे के साथ साथ उगती है। दूसरी है बैरियर रीफ, जो किनारे से थोड़ी दूर एक लागून के पार होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ। और तीसरी है एटॉल, जो एक लागून के चारों ओर एक रिंग जैसी बन जाती है। तो हमने देखा कि चट्टानें टूटती हैं, रेत जमा होती है और कोरल भी अपना घर बनाते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि इन सब से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? असल में ये सभी चीज़ें हमारी इकोनॉमी और हमारी ज़िंदगी से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। हमारे समुद्र तट इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, लगभग 40% वैल्यू तो सिर्फ टूरिज्म और मनोरंजन से आती है, मतलब बीचेस और रीफ्स। फिर 25% हिस्सा आता है मछली पालन से। नदियों के बनाए उपजाऊ डेल्टा खेती के लिए 15% का योगदान देते हैं और प्राकृतिक बंदरगाह ट्रेड के लिए 15% ज़रूरी हैं। लेकिन जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे डेल्टा हमें खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन तो देते हैं, पर वहाँ बाढ़ आने और ज़मीन के धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी तरह बीचेस टूरिज्म को खींचते हैं, लेकिन उन्हें कटाव और प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है। लैगून मछली पालन के लिए बहुत अच्छे हैं, पर तूफानों में उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। और रही बात कोरल रीफ्स की, तो वो बायोडाइवर्सिटी के खजाने तो हैं, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से उन पर ब्लीचिंग का खतरा मंडरा रहा है। तो ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। हमारे समुद्री किनारे बेशकीमती तो हैं, पर साथ ही बहुत नाजुक भी हैं। एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर टिके हुए हैं। वो हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें हमारी सुरक्षा की भी ज़रूरत है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला कर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, समंदर का लेवल बढ़ रहा है, तो ज़मीन और पानी के बीच ये सदियों पुरानी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेगी? आने वाले कल में हमारे समुद्र तट कैसे दिखेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।